भारत के संविधान के सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद इस वीडियो का प्रमुख टॉपिक है। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 1 से लेके 395 तक के सभी महत्वपूर्ण आर्टिकलों को। इसमें केवल और केवल महत्वपूर्ण आर्टिकल ही शामिल हैं जो सबसे ज़्यादा बार एग्जाम में पूछे गए हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि संविधान क्या होता है। संविधान एक लिखित दस्तावेज होता है जो सरकार और उसके संगठन के मुताबिक मौलिक बुनियादी संहिता, संरचना, प्रक्रियाओं, शक्तियों और कर्तव्यों तथा नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों का निर्धारण करने वाले ढांचे को निर्धारित करता है। भारत का जो संविधान है इसे 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। वहीं इसे लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। अच्छा, जब ये लागू हुआ था भारत का संविधान, तब इसमें मूल रूप से क्या था? तो लिखना भाई, भारत के संविधान को जब मूल रूप से, है ना, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, तो उसमें मूल रूप से क्या था? इसमें अगर मैं बात करता हूँ भाग की, तो इस समय 22 भाग थे, ठीक है ना। अच्छा, अनुच्छेद की मैं बात करता हूँ आर्टिकल की, तो आर्टिकल इसमें 395 यानी 395 थे। अगर मैं बात अनुसूची की करता हूँ, है ना, तो अनुसूची कितनी थी? अनुसूची 12 थी। याद रखो ये चीज़। अच्छा, अब वर्तमान में अगर पूछे आप लोगों से कि कितने भाग हैं, तो याद रखना वर्तमान में भारत के संविधान में 25 भाग हैं। आर्टिकल की अगर मैं बात करता हूँ तो लगभग 465 से ऊपर आर्टिकल हो चुके हैं, लेकिन मूल रूप से आज भी 395 ही हैं। उसमें कैक है, गै इत्यादि बड़े हैं। अगर अनुसूची की बात करता हूँ तो अनुसूची आज भी 12 ही है, अगर आप लोगों से ये सारी चीज़ पूछे तो। अच्छा, ये भी पूछ सकता है भारत के संविधान में कितनी धाराएं हैं। तो देखिए, भारतीय दंड संहिता 1860, भारतीय दंड संहिता 1860, इसमें 23 तो अध्याय हैं। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। 23 अध्याय और इसमें 511 धाराएं आती हैं, जिसे भारतीय न्याय संहिता 2023 में, क्योंकि भारतीय न्याय संहिता 2023 में 20 अध्याय, ठीक है ना, 20 अध्याय और 358 धाराओं में समायोजित कर दिया गया है। तो 2023 में करेक्शन हुआ है, ठीक है ना, जिसमें 20 तो अध्याय कर दिए गए हैं, अध्याय, क्योंकि कुछ धाराएं समाप्त कर दी गई हैं। 20 अध्याय और 358 इसमें धाराएं कर दी गई हैं। पहले कितनी थी? 511। इसमें इसे समायोजित कर दिया गया है। ठीक है भैया, याद रखना, ये चीज़ पूछा जा सकता है। चलो, अब अच्छा ये पूछ सकता है कि संविधान के जो रचनाकार थे या फिर संविधान के रचयिता, ये संविधान के निर्माता कौन थे? तो वो थे बी आर अम्बेडकर, है ना। ये भारत के संविधान के रचनाकार माने जाते हैं। चलिए आ जाते हैं अपने इम्पोर्टेंट काम पे। आज का कार्य है हमारा संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। भारत ने अपने संविधान को, यानी संविधान सभा ने अपने संविधान को जो पारित किया था, वो तो आपको पता लग गया, 26 नवंबर 1949 को। दूसरी चीज़ जो लागू किया था 26 जनवरी 1950 को, इस संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था, ये भी आपको पता है। देखिए, आर्टिकल फर्स्ट में क्या है पूछेगा, भारत के संविधान के अनुच्छेद फर्स्ट में क्या है? तो उसमें है संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। नाम और राज्य क्षेत्र, संघ का नाम क्या होगा और राज्य क्षेत्र क्या, कहाँ तक रहेगा, ये आर्टिकल फर्स्ट में दिया हुआ है। अनुच्छेद सेकंड में दिया हुआ है नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना, यानी नए राज्य बनाने का, उनकी स्थापना करने का ये काम संसद का रहेगा। लेकिन आर्टिकल 2 ये अधिकार प्रदान करता है कि नए राज्यों का प्रवेश कर सकते हो और उनकी स्थापना भी कर सकते हो। आर्टिकल 3 में क्या है? राज्यों का निर्माण तथा सीमा एवं नामों में परिवर्तन। राज्य का निर्माण करके उनकी सीमा या नामों में परिवर्तन भी कर सकते हैं, ये आर्टिकल 3 कहता है। ठीक है ना, आर्टिकल 3 कहता है कि हम स्टेट जो होते हैं, राज्य, इनके निर्माण कर सकते हैं। दूसरा, अगर ज़रूरत पड़ी तो सीमा
चेंज कर सकते हैं, यानी कि बाउंड्री लाइन चेंज कर सकते हैं और नाम में परिवर्तन भी कर सकते हैं। आर्टिकल 4 क्या कहता है? पहली अनुसूची व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां, आप लोग इसे स्किप कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं आपको इसे याद रखने की। आगे बात करता हूं मैं अनुच्छेद 5 की। तो अनुच्छेद 5 में क्या है? संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। ठीक है ना? तो ये याद रखना, पूछा जा सकता है आप लोगों से। देखिए, संविधान कितने पार्ट में डिवाइडेड है? आपको पता है 25 भाग हैं वर्तमान में, लेकिन उस समय कितने भाग थे? उस समय 22 भाग थे। तो भाग फर्स्ट जो खत्म होता है 1 से 4 आर्टिकल तक खत्म हो जाता है ना? 1 से 4 आर्टिकल तक। अगर भाग 2 की आएगी तो भाग 2 में नागरिकता है और भाग फर्स्ट में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है। तो भाग 2 शुरू होगा 5 से लेके 11 तक चलेगा भाग 2, 5 से 11 तक, और इस भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान है, याद रखना। तो भैया आर्टिकल 5 में है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। आर्टिकल 6, भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता, जो लोग विदेश से भारत आएंगे उनको नागरिकता मिलेगी। किस प्रकार मिलेगी, किस कदर मिलेगी, ये आप लोगों को जानना है आर्टिकल 6 में। आर्टिकल 7 में है पाकिस्तान जाने वाले लोगों को नागरिकता। जो भारत छोड़ के पाकिस्तान जाएंगे, वहाँ बसेंगे जा कर के, तो उन्हें किस प्रकार से नागरिकता मिलेगी, है ना, ये उसमें वर्णित है। आगे आर्टिकल 8 में क्या है? भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। जो लोग भारत के बाहर हैं उन पर नागरिकता किस प्रकार से काम करेगी, ये प्रावधान आर्टिकल 8 में है। आर्टिकल 9 में क्या है? विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का ना होना। देखिए, आप लोग अगर किसी विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण कर लेंगे तो स्वतः भारत की नागरिकता आपसे खत्म हो जाएगी, याद रखना। आगे बात करता हूँ आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 में है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, है ना, यानी आपके जो अधिकार है वो किस कदर बने रहेंगे। आप लोग कोई मतलब ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे आपकी नागरिकता इफेक्ट होती है, तो बने ही रहेंगे। ये सारा प्रावधान इसमें दिया हुआ है। आर्टिकल 11 में क्या है? संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन करना। तो हमने भाग सेकंड पढ़ लिया, अनुच्छेद 5 से 11 तक हमने कवर कर लिए। भाग 3 आएगा अब। भाग 3 जो चलेगा वो 12 से 35 आर्टिकल तक चलेगा। भाग 3 12 से 35, और इस 12 से 35 में आप लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार यानी हमारे अधिकार क्या क्या हैं, संविधान ने हमको कौन कौन से अधिकार प्रदान किए हैं, ये सारी जानकारी भाग 3 और आर्टिकल 12 से 35 में हमको देखने के लिए मिलेगी। देखिए, आर्टिकल 12 में है राज्य की परिभाषा। राज्य, देखिए राज्य किस प्रकार से लिखा गया है, इस प्रकार से। ये राज्य में है 12, देखो उल्टा कर दोगे तो ये 12 ही मिल जाएगा। राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12। आर्टिकल 13 में है मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने की विधियां। कभी हो सकता है कि जो आपके मूल अधिकार हो उनको गलत ठहराया जाए, या फिर हो सकता है मूल अधिकारों को अल्पीकरण यानी छोटा भी कर दिया जाए, तो ये विधियां भी दी हुई हैं आर्टिकल 13 में। आर्टिकल 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता, अर्थात कानून के समक्ष सभी समान हैं, ये आर्टिकल 14 में कहा गया है। आर्टिकल 15 में क्या है? धर्म, लिंग, जाति, है ना, इनके आधार पे आप लोग प्रतिषेध, यानी कि आप लोग किसी जातिगत भावना को बढ़ावा नहीं देंगे, है ना। धर्म, जाति, लिंग, इनके आधार पर आप कभी विभेद नहीं करेंगे, ये आर्टिकल 15 में कहा गया है। अगर आप करेंगे तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। सवाल नंबर 16 या फिर आर्टिकल नंबर 16 देखिए, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। आर्टिकल 16 में यह कहा गया है कि आप लोगों को अवसर की समानता मिलेगी, जबकि ऐसा है नहीं, आपको भी पता है। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता क्या है? मतलब अब आप लोग ये नहीं कह सकते कोई आपका निम्न कैटेगरी का कैंडिडेट आपके बगल में बैठा है कि भाई तुम उसे छू मत, है ना, दूर रहे, या फिर मैं तुझे नहीं छूंगा। अगर आप ऐसा कहेंगे तो आप लोगों का इलाज बांध दिया जाएगा। अस्पृश्यता का अंत है, छुआछूत नहीं फैला सकते। आर्टिकल 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत कर दिया गया है आर्टिकल 18 में।
आर्टिकल 19 में आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त है। वाक की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, है ना, ये आप लोगों को आर्टिकल 19 में मिली हुई है। आर्टिकल 19 वाक मतलब बोलने की स्वतंत्रता, जिसे आप लोग व्यक्ति व्यक्तित्व स्वतंत्रता भी कह सकते हैं, ठीक ना, ये याद रखना। आर्टिकल 20 में क्या है, अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, है ना। आप मान के चलो अपराध आप पे साबित हो जाए, फिर भी आप लोग अपना बचाव किस कदर करेंगे, ये लिखा हुआ है। आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, है ना, आपको दैहिक रूप से प्राण न्यौछावर करने की स्वतंत्रता है, कर सकते हैं। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 21 के क में क्या, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है ना, ये आर्टिकल 21 में लिखा हुआ है। ये हमारा कैसा अधिकार है, ये हमारा मौलिक अधिकार है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार। और ये भी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, हम अपने प्राण निछावर कर सकते हैं, है ना, अपनी दैहिक स्वतंत्रता है हमें। आर्टिकल 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण, कुछ ऐसी कंडीशन है जिसमें आप लोगों को गिरफ्तारी से संरक्षण अर्थात बचाव जो है वो मिल सकता है, लेकिन आपको याद हो तो ना। आगे बात करता हूँ आर्टिकल 23 की। इसमें है मानव के दुर्व्यापार और बाल श्रम पर रोक है इसमें। यानी आप लोग छोटे बच्चों को अपने काम पे नहीं रख सकते। ये मानव के दुर्व्यापार और बाल आश्रम पर रोक है, बाल श्रम पर रोक है। बाल आश्रम लिखा हुआ है लेकिन बाल श्रम होता है ना, ये आश्रम गलत लिखा हुआ है, बाल श्रम कर दो इसे। बाल श्रम यानी बच्चों की श्रम यानी मेहनत पर रोक है, आप बच्चों से मेहनत नहीं करा सकते। आगे आर्टिकल 24 में क्या है, कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिशत, यानी आप लोग कारखानों में 6 से 14 वर्ष या 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को आप लोग कारखाने में नहीं रख सकते। ये आर्टिकल 24 में बोला गया है ना। कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिशत, ये इसकी जानकारी दी हुई है आर्टिकल 24 में। आर्टिकल 25 में धर्म का आचरण और प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता, आपको अपने धर्म का आचरण करने की, प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है, लेकिन कानूनी ढंग से। आर्टिकल 26 में है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, आप लोग अपने धार्मिक कार्य का प्रबंध कर सकते हैं, आर्टिकल 26 आपको अधिकार देता है। आर्टिकल 29 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल 29। इसमें अल्पसंख्यक जिनकी संख्या कम है या फिर जो पिछड़े हुए हैं, है ना, उनके हितों का संरक्षण इसमें है। आर्टिकल 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करना, इनके लिए ही, अल्पसंख्यकों के लिए ही आर्टिकल 30 है। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं। प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार भी, और प्रशासन भी कर सकते हैं, इसका अधिकार भी है इन्हें आर्टिकल 30 के तहत। आर्टिकल 32 अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए संविधानिक उपचारों का अधिकार, आपसे पूछेगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस आर्टिकल में है, तो ये आर्टिकल 32 में है, ये हमारा मौलिक अधिकार है। आगे बात आएगी 36 आर्टिकल। देखिए अब हमको याद रखना है कि 12 से 35 तक था मौलिक अधिकार। अब बात आएगी भाग 4। भाग 4, अब ये भाग 4 भारत के संविधान का 36 से लेके 51 तक चलेगा। भाग भी बता रहा हूँ साथ के साथ, और इसमें आएंगे आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। भाग 4 में दिए हुए हैं नीति निर्देशक सिद्धांत, भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 1 में था संघ एवं उसका क्षेत्र, ये याद रखना। तो 36 से 51 हम लोग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले मैं आर्टिकल 36 की बात करता हूं, तो आर्टिकल 36 में दिया हुआ है नीति निर्देशक सिद्धांतों की परिभाषा, ठीक ना। आर्टिकल 40 में किया दिया हुआ है ग्राम पंचायत का गठन। 40 मतलब आर्टिकल 40 में है ग्राम पंचायत का गठन। आर्टिकल 48 में क्या है, कृषि और पशुपालन, है ना, कृषि और पशुपालन, यानी आप कृषि कर सकते हैं, पशुपालन का आप लोगों को ये अधिकार है, और ये आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। आर्टिकल 48 का क्या आप लोगों को उससे कहता है, पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का आप लोगों का अधिकार है, और ये राज्य आप लोगों को निर्देश देता है, ठीक ना। 48 के कै में है पर्यावरण, वन, वन्य जीवों की रक्षा, और आर्टिकल 48 इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे, कृषि और पशुपालन। आगे 49 आर्टिकल में क्या है,
राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। जो भारत के राष्ट्रीय स्मारक हैं, लाइक ताजमहल हो गया, है ना, इस प्रकार से जो भारत के राष्ट्रीय स्मारक हैं और जो कुछ वस्तुएं हैं, टाइगर रिजर्व वगैरह हैं, इनका आप लोग संरक्षण करोगे, है ना, बचाव करोगे। ये आर्टिकल 49 में बात बोली गई है। आर्टिकल 50 में क्या है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का अलग अल्पीकरण, मतलब अल्पीकरण नहीं, ये पृथक्करण है। पृथक्करण मतलब अलग होना। तो कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करता है आर्टिकल 50। आर्टिकल 51 में क्या है, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। यानी 51 में कहा गया है आप लोग इंटरनेशनल लेवल पे यानी कि शांति और सुरक्षा बनाए रखेंगे, उसका मतलब आप लोग हनन नहीं करेंगे। तो आर्टिकल 51 में कहा गया है। तो ये आर्टिकल 51 में 36 से 51 तक राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत खत्म हो गए। अब आएगा भाग 4 क। भाग 4 क ये है, और भाग 4 क में आता है आर्टिकल 51A। यही आएगा बस, आर्टिकल 51A अकेला ये। इसमें मौलिक कर्तव्य आते हैं, मौलिक कर्तव्य, ठीक है ना, मौलिक कर्तव्य इसमें आते हैं। देखिए, मौलिक अधिकारों की संख्या अगर मैं बोलूं तो पहले 7 थी, अब कितना है, अब इनकी संख्या 6 है। हुआ क्या था, देखिए, जो हमारा संपत्ति का अधिकार है वो पहले मौलिक अधिकार था। ये संपत्ति का अधिकार आप लोगों को आर्टिकल 25 में देखने को मिलेगा, है ना, लेकिन इसे वहाँ से हटा के आर्टिकल 300 क के तहत, 300 क के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा के इसे रख दिया गया था विधि या विधायिक अधिकारों में, है ना, यानी कानूनी अधिकार इसे हमारा बना दिया गया था। आर्टिकल 300 क के तहत ये काम किया गया था। वो पहले किस में था, आर्टिकल 25 में वर्णित था। तो देखिए, भाग 4 क पढ़ने वाले हैं, आर्टिकल 51A इसमें आता है। तो देखिए 51A या 51 का क्या है, इसमें हमारे मूल कर्तव्य शामिल है, और मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है, हमारी 11 है। मूल अधिकार कितने, 6 हैं वर्तमान में, पहले 7 थे। आगे आइए, अब आ जाते हैं भारत के राष्ट्रपति से रिलेटेड आर्टिकल, है ना, अनुच्छेद 52 से 151। 52 से लेके 151 पढ़ेंगे हम लोग। 151 ये पढ़ेंगे भाग 5 में। भाग 5 में हम लोग ये पढ़ेंगे। और भाग 5 में क्या है, संघ है, संघ। क्या है भाग 5 में, संघ। संघ इसमें क्या क्या शामिल है, कार्यपालिका, संसद, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, संघीय न्यायपालिका और CAG यानी कैग भी इसी में शामिल है। भाग 5, तो देखिए भाग 5 चलेगा भारत का राष्ट्रपति। आर्टिकल 52 ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च अधिकारी होगा, और ये देश का पहला नागरिक होगा, 35 साल की उम्र पूरी कर चुका होगा, ठीक है ना, कानून का अच्छा ज्ञाता भी कह सकते हैं, इस पर कोई क्रिमिनल केस नहीं होगा। ये सारी कंडीशन बताई गई है आर्टिकल 52 में। आर्टिकल 53 क्या है, संघ की कार्यपालिका शक्ति, राष्ट्रपति की संघ की कार्यपालिका शक्ति, क्षमादान शक्ति भी प्राप्त है राष्ट्रपति को। आर्टिकल 54 में क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचन, ये पूछेगा राष्ट्रपति का निर्वाचन किस में है, आर्टिकल 54 में। आर्टिकल 55 में क्या है, निर्वाचन की रीति, यानी कि रीति किस प्रकार से होगी, विधि क्या रहेगी राष्ट्रपति के निर्वाचन की, ये आर्टिकल 55 में है। आर्टिकल 56 में क्या है कि राष्ट्रपति पद के लिए पदावधि यानी कार्यकाल कितने वर्ष का होगा। यह राष्ट्रपति जो 5 साल का कार्यकाल अपना पूरा करता है वो आर्टिकल 56 के तहत ही करता है, क्योंकि इसमें राष्ट्रपति की पदावधि है। आर्टिकल 57 में क्या है, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। अगर मान के चलना राष्ट्रपति का मतलब मैच टाई हो जाता है, यानी राष्ट्रपति की वोटिंग समान हो जाती है, तो पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता क्या रहेगी, या फिर कोई राष्ट्रपति अ, अपने कार्यकाल के दौरान, है ना, एक्सपायर हो जाता है, तो उसकी पुनर्निर्वाचन की जो पात्रता है वो क्या रहेगी, ये आर्टिकल 57 में वर्णित है। आर्टिकल 58, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अहर्ताएं यानी योग्यता क्या होगी, राष्ट्रपति बनने के लिए आपको क्या क्या योग्यता चाहिए, ये आर्टिकल 58 में बोला गया है। आर्टिकल 59 में क्या है, राष्ट्रपति पद के लिए शर्त क्या रहेगी, ये भी इसमें बोला गया है। इसमें योग्यता दर्शाई गई है, इसमें शर्त दर्शाई गई है आर्टिकल 59 में। आगे बात आएगी आर्टिकल 60 की, तो राष्ट्रपति की शपथ, यानी राष्ट्रपति जो बनेगा उसे शपथ कौन दिलाएगा, ये आप लोगों को याद रखना है। आर्टिकल 60 में बात बोली गई है राष्ट्रपति की शपथ।
आर्टिकल 61 में क्या है, राष्ट्रपति कोई ऐसा काम कर देता है जो मतलब कानूनी तरीके से सही नहीं है, गलत है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया जो कि संसद के किसी भी सदन में चलाई जा सकती है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है जिसके थ्रू वो हटाया जा सकता है। तो आर्टिकल 61 में ये बात बोली गई है। आर्टिकल 62 में क्या है भाई, राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय, यानी जो राष्ट्रपति का पद होगा उस पद को भरने के लिए निर्वाचन का समय और रीतियां, इनका उल्लेख किया गया है आर्टिकल 62 में। आर्टिकल 63 से शुरू हो जाता है भारत का उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति, तो भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये आर्टिकल 63 में बोला गया है। आर्टिकल 63। आर्टिकल 64 में क्या है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ये आर्टिकल 64 में बोला गया है। राज्यसभा का पदेन सभापति होगा उपराष्ट्रपति, ये आर्टिकल 64 में है। आर्टिकल 65 में है, राष्ट्रपति के पद की रिक्ति पर उपराष्ट्रपति के कार्य क्या रहेंगे। मान के चलना राष्ट्रपति का जो पद है वो रिक्त रह जाता है, यानी खाली हो जाता है, राष्ट्रपति एक्सपायर हो जाता है, तो उपराष्ट्रपति को उसके स्थान पे राष्ट्रपति बना दिया जाएगा और उस दौरान इसके कार्य क्या रहेंगे ये वर्णित है इसमें। आर्टिकल 66 में क्या है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, आर्टिकल 66। आर्टिकल 67 में है, उपराष्ट्रपति की पदावधि, यानी उपराष्ट्रपति कितने वर्ष के लिए बनेगा, 5 वर्ष के लिए बनता है वैसे। आर्टिकल 68, उपराष्ट्रपति के पद की रिक्त, है ना, यानी उपराष्ट्रपति के पद की रिक्त पदों पर भरने के लिए निर्वाचन की जो पद्धति है वो इसमें शामिल है, याद रखो। आर्टिकल 69, उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ली जाएगी, ये इसमें वर्णित है आर्टिकल 69 में। आर्टिकल 67, अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन, है ना, किस प्रकार से किया जाएगा, ये आर्टिकल 70 में है। आर्टिकल 71 में है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय दिए हुए हैं 71 में। आर्टिकल 72 में है, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, जिसके थ्रू राष्ट्रपति चाहे तो घोर से घोर कृत्य को भी मतलब माफ कर सकता है। आर्टिकल 73 है, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, है ना, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार इसमें दिया हुआ है। आर्टिकल ये 74 बहुत पूछा गया है, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद इसमें शामिल है ना, मंत्री परिषद का गठन भी कह सकते हैं आर्टिकल 74 में। आर्टिकल 75 में मंत्रियों के बारे में उपबंध, मंत्रियों के बारे में उपबंध, और यहीं से रिलेटेड हो जाता है भारत का प्रधानमंत्री, आर्टिकल 75। आगे बात करते हैं, भारत का एक महान्यायवादी होगा, ये आर्टिकल 76 में कहा गया है। आर्टिकल 76। आर्टिकल 77, भारत सरकार के कार्यों का संचालन, भारत सरकार के कार्यों का संचालन है आर्टिकल 77 में। आर्टिकल 78 है, राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य, है ना, आर्टिकल 78। आर्टिकल 79, संसद का गठन, संसद का गठन है, संसद का गठन किस प्रकार से किया जाएगा। आर्टिकल 80, राज्यसभा की संरचना किस टाइप से रहेगी, है ना, यहाँ ही एक वर्ड मैंने याद कराया था आपको, सरला, सरला, से संसद, रे से राज्यसभा, ला से लोकसभा। ये 79, 80 और 81 का मामला था। 79, 80, 81। 81 में लोकसभा की संरचना, रे से राज्यसभा, ला से लोकसभा। आगे आइए, संसद की सदनों की अवधि, है ना, संसद के दोनों सदनों की अवधि क्या क्या रहेगी, आर्टिकल 83 में वर्णित है। 84, संसद के सदस्यों की अहर्ता, अर्थात तो उनके लिए जो सदस्य आएंगे उनकी योग्यता क्या रहेगी, है ना, ये वर्णित है 84 में। आर्टिकल 85 में है, संसद का सत्र, मतलब संसद सत्र का सत्रावसान और विघटन, विघटन कैसे हो सकता है कि मतलब वो वाली बात है ना भाई, जब लोग उपस्थित नहीं रहेंगे तो ये समाप्त भी हो सकता है ना। आगे राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण दिया हुआ है आर्टिकल 87 में, अभिभाषण। आगे 88 में, सदनों के बारे में मंत्री और महान्यायवादी अधिकार, है ना, ये है राष्ट्रपति का, सदनों के बारे में, सदनों के बारे में मंत्री और महान्यायवादी का अधिकार। आगे राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, इसका उल्लेख है आर्टिकल 89 में, पूछ लेगा राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, है ना, किस आर्टिकल में है, ये 89 में। 90 में है, उपसभापति का पद रिक्त होना या पद से हटाया जाना। 91 में है, सभापति के कर्तव्यों का पालन एवं शक्ति।
92वें आर्टिकल में है सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो उसका पीठासीन होना, तब उसका पीठासीन होना। 93 लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। 94 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना। 95 नंबर अध्यक्ष में कर्तव्य एवं शक्तियाँ। तो ये सारी चीज़ें हैं, कोई इतना ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल यहाँ से है नहीं। 96 नंबर अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प हो तभी उसका पीठासीन ना होना। 97 सभापति उपसभापति तथा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते शामिल हैं इसमें आर्टिकल 97 में। आर्टिकल 98 में है संसद का सचिवालय। आर्टिकल 99 संसद द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, इसका उल्लेख दिया है 99 में। आर्टिकल 100 है संसाधनों में मतदान रिक्तियां होने या होते हुए भी सदनों के कार्यों की शक्ति और गणपूर्ति। ये संसाधनों नहीं है, ये है आपका संसद में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी, है ना, सदनों के कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति, जैसे कि 1/10 वाली जो पद्धति है वो इसमें शामिल है। 108 कुछ दशाओं में दोनों, है ना, सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार, संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार आर्टिकल 108 के तहत मिला हुआ है। आगे आर्टिकल 9 में है धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। आर्टिकल 110 में है धन विधेयक की परिभाषा। 110 में है धन विधेयक की परिभाषा, इसमें एक विशेष प्रक्रिया आर्टिकल 109 में। आर्टिकल 111 है विधेयक पर अनुमति, विधेयक पर अनुमति। आर्टिकल 112 वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे हम लोग बजट के नाम से जानते हैं, 1.1.2 वार्षिक वित्तीय विवरण, ये आर्टिकल 112 में है। आर्टिकल 118 में है प्रक्रिया के नियम। आर्टिकल 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा क्या रहेगी, ये आर्टिकल 120 में है। आर्टिकल 123 इंपॉर्टेंट है, ये विश्रांति काल में राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो 1, 2, 3 अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अध्यादेश जारी। 124 आर्टिकल में है सुप्रीम कोर्ट, है ना, उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन, यानी एसपी सुप्रीम कोर्ट, इसकी स्थापना और गठन दे रखा है 124 में। आर्टिकल 125 में है न्यायाधीशों के वेतन, जो भारत के, है ना, न्यायालयों के न्यायाधीश होंगे उनके वेतन भत्ते इसमें दिए हुए हैं। आर्टिकल 126 कार्य मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति, है ना, कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। आगे 127 में है तदर्थ न्यायमूर्तियों की नियुक्ति, अनुच्छेद 127। 128 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। आर्टिकल 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, छोड़ सकते हो इनको, जिस पे मैं निशान मारूँ उसे इंपॉर्टेंट कर लेना। आर्टिकल 130 उच्चतम न्यायालय का स्थान कहाँ है। आर्टिकल 131 उच्चतम न्यायालय की आरंभिक मतलब आधिकारिकता, ये छोड़ सकते हो। आर्टिकल 137 निर्णय एवं आदेशों का पुनर्वालोकन। आर्टिकल 143, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, आर्टिकल 143 में। आर्टिकल 144 इंपॉर्टेंट है, सिविल एवं न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता करना, जो सिविल और न्यायिक पदाधिकारी इनके द्वारा। आगे अनुच्छेद 148 में है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इससे इंपॉर्टेंट कर लेना, जिसे मैं इंपॉर्टेंट कराऊं केवल वो आपको याद करना और छोड़ सकते हैं। 149 में है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य शक्तियां, याद कर लेना। आर्टिकल 150 संघ के राज्यों के लेखन का प्रारूप, छोड़ सकते हो, संघ के राज्यों के लेखन का प्रारूप। आर्टिकल 153 इंपॉर्टेंट कर लेना, राज्यों के राज्यपाल इसमें दिए हुए हैं। आर्टिकल 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति, ठीक है ना। आर्टिकल 155 राज्यपाल की नियुक्ति, जिसे गवर्नर कहते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति आपको पता है राष्ट्रपति करता है, क्योंकि इसी के प्रसाद पर्यंत ये पद ग्रहण करता है। राज्यपाल की पदावधि क्या रहेगी, 156 नंबर आर्टिकल में दिया हुआ है। 157 आर्टिकल में है राज्यपाल नियुक्त होने की योग्यताएं क्या रहेंगी, अर्हताएं क्या हैं। आर्टिकल 158 इंपॉर्टेंट चल रहे हैं ये, राज्यपाल के पद के लिए शर्तें क्या रहेंगी, ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद करना। राज्यपाल द्वारा शपथ 159 आर्टिकल में ली जाएगी, पूछ लेगा राज्यपाल को शपथ, क्योंकि ये राष्ट्रपति और राज्यपाल इनसे रिलेटेड अनुच्छेद इंपॉर्टेंट होते हैं। आर्टिकल 163
राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद का गठन दिया हुआ आर्टिकल 163 में। आर्टिकल 164 में है मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध यानी जानकारी। आर्टिकल 165 में है राज्य का महाअधिवक्ता, महाधिवक्ता इसमें दिया हुआ है। आर्टिकल 166 में, ये इंपॉर्टेंट कर लेना, 165 महाधिवक्ता वाला। आगे 166 राज्य सरकार का संचालन दे रखा है, राज्य सरकार किस प्रकार से संचालित हो जाएगी। आर्टिकल 67 में है राज्यपाल को जानकारी देने के लिए, है ना, मुख्यमंत्री के कर्तव्य दिए हुए हैं 167 में। आर्टिकल 168 में है राज्य की विधानमंडल का गठन पूछ सकता है, विधानसभा, विधानमंडल का गठन, आर्टिकल 168, है ना। आगे आर्टिकल 170 विधानसभाओं की संरचना, आर्टिकल 171 विधान परिषद की संरचना। तो 168 में है विधानमंडल, 171 में है विधान परिषद। आगे राज्यों की विधानमंडल की अवधि क्या रहेगी, आर्टिकल 172 में। आर्टिकल 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, विशेष अभिभाषण, और राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण किसमें था, आर्टिकल 87 में। अनुच्छेद 177 में है सदनों के बारे में मंत्री और महाधिवक्ताओं के अधिकार, है ना। चलो 178 में है विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ये भी इंपॉर्टेंट है, विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किस आर्टिकल में, 178। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना या पद से हटाया जाना 179 में है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं ज़्यादा। 180 अध्यक्ष के पदों, जो उपाध्यक्ष और अध्यक्ष होंगे, इनके पदों एवं कार्यों की शक्ति क्या रहेगी, ये वर्णित है। आर्टिकल 181 में है अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प पारित होने पर उसका पीठासीन ना होना, ये छोड़ सकते हैं। विधान परिषद का सभापति और उपसभापति ये दे रखा आर्टिकल 182 में, इसे रट सकते हैं, बाद बाकी ये छोड़ सकते हैं। आर्टिकल 183 में है सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग या पद से हटाया जाना। आर्टिकल 184 में है सभापति पद के कर्तव्यों का पालन एवं शक्ति। आर्टिकल 185 सभापति उपसभापति को पद से हटाए जाने का संकल्प विचाराधीन होने पर उसका पीठासीन न होना, यह सब छोड़ सकते हैं। आर्टिकल 186 अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते। आर्टिकल 187 राज्य के विधान मंडल का सचिवालय। आर्टिकल 188 सदस्य द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, छोड़ दो। ये कर लेना आर्टिकल 221 न्यायाधीशों का वेतन, मैं उसी पे अब नज़र मारूंगा भाई केवल। आर्टिकल 226 याद कर लेना, कुछ रिट डालने के लिए 5 प्रकार की जो रिट डाली जाती है उसमें कुछ रिट डालने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति यानी हाई कोर्ट की शक्ति। देखो ये इंपॉर्टेंट कर लेना, 231 दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट की स्थापना, आर्टिकल 231 में दी हुई है। आर्टिकल 223 देख लेना, 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। आर्टिकल 241 है संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय का गठन। चलो देखो आर्टिकल 248 देख लेना, अविशिष्ट विधायी शक्तियां, है ना, संसद की अविशिष्ट विधायी शक्तियां। हाँ आर्टिकल 266 देख लो, सिंचित निधि, सिंचित निधि। और आर्टिकल 267 ये सिंचित निधि मतलब धन वाली कंडीशन है, ये है आर्टिकल 267 में आकस्मिकता निधि। अगला करना इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 280 वित्त आयोग का गठन किस में दे रखा है, आर्टिकल 280 में। 281 और देख लेना, वित्त आयोग की सिफारिशें। देखिए 292 आर्टिकल, देखिए भारत सरकार किसी से उधार लेगी तो आर्टिकल 252 में दिया हुआ है। आर्टिकल ये देख लो 300 कै, जिसमें मैंने बोला था संपत्ति का अधिकार 300 कै में। आर्टिकल 343 में देखो संघ की परिभाषा।
देखो, संघ की परिभाषा हो सकती है, संघ की भाषा होगी ये भाषा, क्योंकि ये भाग 17 यहीं से चालू है, आर्टिकल 343 से 351 तक। 344 देखना, राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति। 350 के कै में है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा। 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। 352 इंपॉर्टेंट है, आपातकाल दिया हुआ है। 352 में आपातकाल। 356 में राष्ट्रपति शासन है। 356 यानी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाएगा, इस दशा में राष्ट्रपति शासन करेगा, ये 356 में है। 360 वित्तीय आपात। 360 में वित्तीय आपात, धन की कमी हो जाएगी तो ये आपात काम करेगा। 368 है, संविधान संशोधन करने की संसद की शक्ति, संविधान में जो संशोधन किया जाता है। 377 भारत के नियंत्रण में महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया, आर्टिकल 377 में। और आर्टिकल 378 में बताया गया है लोक सेवा आयोग के बारे में, यूपीएससी के बारे में। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे।